मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार। हम पढ़ रहे थे उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर नंबर 9। हमने लिगेंडों के प्रकार पढ़ लिए थे। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, उप सहसंयोजक यौगिकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी करने के बाद में हम पढ़ेंगे अब कुछ परिभाषाएं और कुछ मतलब होते क्या है। देखो, सबसे पहले समन्वय मंडल। समन्वय मंडल क्या होता है? केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंडों को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक में लिखते हैं, अतः इस वर्गाकार कोष्ठक को समन्वय मंडल कहते हैं। वर्गाकार कोष्ठक किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का। इसको क्या कह दिया? समन्वय मंडल कहते हैं। तो किस प्रकार लिखते हैं? पोटेशियम FeCN6। अब ये है ना, यहाँ पर ये हो गया। इसको क्या कहते हैं? इस कोष्ठक को समन्वय मंडल है। इस कोष्ठक को क्या कहते हैं? समन्वय मंडल। एक कोष्ठक है, इसको क्या कहेंगे? समन्वय मंडल। ठीक है। अब देखो और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन लगी, तो ये कोष्ठक क्या है? यहाँ पर समन्वय मंडल है। ठीक है। तो आप क्या बताओगे? इसको कोष्ठक को समन्वय मंडल। ठीक है। फिर देखो आयनिक मंडल क्या होता है। उप सहसंयोजक यौगिक में वर्ग कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाला समूह है, आयनिक मंडल कहलाता है। कहने की बात क्या कर रहा है कि जो आयनीकृत हो जाएगा, जो आयनों में टूट जाएगा, वो क्या कहलाता है? आयनिक मंडल कहलाता है। जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। पोटेशियम FeCN6। अब आपको देखो, इसको तो क्या कहा था मैंने? समन्वय मंडल। और ये क्या हो गया बाहर? आयनिक मंडल। आयनिक मंडल। यहां पर मैंने क्या बताया? बाहर आयनीकृत होने वाला समूह है। अब इसको आप तोड़ना चाहते हो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम और FeCN इस पर हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या हो गया? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये +4 है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक है। तो कहने की बात क्या है? यहाँ पर ये आयनीकृत हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पर आयनीकृत हो गया। ठीक है। तो यह आपको पता लग गया कि यहाँ पर ये क्या है? सारा भाग आयनीकृत है। ठीक है। अब उसके आगे देखो समन्वय बहुपरक। देखो इसको बाद में देखते हैं, पहले इनको वापस से देख लेते हैं। समन्वय मंडल क्या बताया मैंने? केंद्रीय परमाणु से जुड़े। केंद्रीय परमाणु कौन है यहाँ पर? ये रहा। केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंडों को एक साथ, लिगेंड ये रहा, को वर्गाकार कोष्ठक में लिखते हैं, अतः इस कोष्ठक को क्या कहते हैं? समन्वय मंडल। यह आपको बताइए, पीछे बता दिया था मैंने। केंद्रीय परमाणु है और ये क्या है? लिगेंड। ठीक है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंडों को एक साथ जिस कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, उस कोष्ठक को क्या कहते हैं? हम समन्वय मंडल कहते हैं। ये कोष्ठक है, इस कोष्ठक को क्या कहेंगे? समन्वय मंडल। आयनिक मंडल क्या बताया मैंने? ये कोष्ठक है, कोष्ठक के बाहर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसे क्या कहेंगे? हम आयनिक मंडल कहेंगे। मतलब उप सहसंयोजक यौगिक में वर्ग कोष्ठक के बाहर, वर्ग इस कोष्ठक के बाहर आयनीकृत होने वाला समूह है।
जैसे ये आयनों में मैंने इसको तोड़ दिया, तो ये समूह क्या कहलाता है? आयनिक मंडल कहलाता है। ठीक है। अब है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक क्या होता है? केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े लिगेंड समूहों की दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। कहने की बात क्या है? अब आपको क्या करना है? केंद्रीय परमाणु से इनको लिगेंडों को जोड़ना है, और वो किस प्रकार इनकी जगह को घेरते हैं वो देखते हैं। देखो, केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े हुए, तो केंद्रीय परमाणु एम मान लेते हैं, से सीधे जुड़े हुए। सीधे कौन जुड़ते हैं? लिगेंड जुड़ते हैं। जैसे मैं उसको L3 नोट कर देता हूं, ये L। ठीक है। केंद्रीय परमाणु से सीधे जुड़े लिगेंड समूह की दिक् स्थान व्यवस्था, जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहेंगे हम? समन्वय बहुफलक। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको? वर्गाकार दिख रही है से। ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्गाकार समतलीय बहुफलक। अब ये व्यवस्था ही हो गई। ठीक है। जैसे और भी देख सकते हैं हम, ये केंद्रीय परमाणु है, इससे लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी जोड़ देते हैं लिगेंड। ठीक है। ये हो गया अष्टफलकीय बहुफलक। ठीक है। जैसे वो बना लेते हैं। ये त्रिकोणी हो गया। यहां तक क्या है? त्रिकोणी। ये इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? 2 पिरामिड। ठीक है। तो ये क्या हो गया? त्रिकोणीय या त्रिभुज भी हो सकता है। 2 पिरामिड है, ये 2 पिरामिड लगे हुए हैं। ठीक है। बहुफलक। ठीक है। ये त्रिकोणी हो गया, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ये पिरामिड नुमा है, तो द्विपिरामिड बहुफलक। ठीक है। ठीक है। ये वर्गाकार है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? पिरामिड। तो वर्गाकार पिरामिड बहुफलक। ठीक है। अब देखते हैं, और भी बहुत सारी आकृतियां हैं इस प्रकार। ठीक है। और भी बना सकते हो आप। ये क्या बनाई आपने? वर्गाकार है, तो ये वर्गाकार शेप के अंदर दिख रहा है, या आपको अष्टफलकीय शेप के अंदर है। ये त्रिकोणीय शेप के अंदर है, ये वर्गाकार पिरामिडीय शेप के अंदर है। ठीक है। और भी शेप के होते हैं। तो ये क्या हो गई? इनकी व्यवस्था। इनकी जो व्यवस्था बनी हुई है, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु कौन है? ये रहा।
ये केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु एम से दर्शाया गया, तो एम आपको पता है सेंट्रल एटम है, धातु है, और ये क्या है यहाँ पर एल, क्या है यहाँ पर लिगेंड। यहाँ पर लिख सकते हो आप एम बराबर क्या है केंद्रीय परमाणु, और एल क्या है यहाँ पर लिगेंड परमाणु जो भी है, ठीक है, जो क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, और जुड़े हैं तो उन समूहों की व्यवस्था, उनकी स्थान व्यवस्था क्या कहलाती है, समन्वय बहुफलक कहलाती है। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो इसको। अब आगे देखो आयनिक मंडल वो पढ़ने के बाद में, समन्वय बहुफलक ये पढ़ने के बाद में देखो आगे क्या है, होमोलेप्टिक संकुल, दूसरा है हेट्रोलेप्टिक संकुल। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम होमोलेप्टिक संकुल। देखो होमोलेप्टिक संकुल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो क्या होता है, ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं, होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। दाता समूह मैंने पीछे बताया था आपको कि दाता कौन होता है और धातु परमाणु कौन है। तो धातु परमाणु आपको बताइए केंद्रीय धातु होती है, ठीक है, और दाता समूह कौन होता है, दाता समूह होता है लिगेंड, ठीक है, उससे जुड़े रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं होमोलेप्टिक। इनमें क्या होते हैं केवल एक प्रकार के, केवल एक प्रकार के, देखो जैसे ये, अब इसके अंदर ये धातु परमाणु है, ठीक है, ये कौन है धातु परमाणु, और ये क्या है लिगेंड। लिगेंड बोल सकते हो या बोल सकते हो इसको दाता समूह। दाता समूह हो गया, एक जैसा ही है, 6 मोल जुड़े हुए हैं इसके साथ, कितने हैं 6, यहाँ पर 6 लिखा ना मैंने, तो इसके साइनों के अलावा कुछ है क्या इसके अंदर, ये केंद्रीय धातु है, मतलब कोई लिगेंड और है क्या, नहीं है, एक ही है, तो ये क्या हो गया आपका होमोलेप्टिक संकुल। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल देख सकते हो आप, ये तो यहाँ पर देखो एमीन जुड़ा हुआ है, इसके 3 मोल हैं और कुछ इसके साथ में नहीं है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर होमोलेप्टिक संकुल। ये क्या हो गया यहाँ पर होमोलेप्टिक, या वो बताइए केंद्रीय धातु है, और ये क्या है दाता परमाणु, या बोल सकते हो उसको लिगेंड, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह वो पता लग गया होमोलेप्टिक संकुल। अब दूसरा है हेटेरोलेप्टिक संकुल। देखो ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हेटेरो या हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। देखो इसके अंदर क्या था, एक ही था, और इसके अंदर देखोगे तो जैसे ये, तो आप इसके अंदर क्या देखोगे कि ये क्या है यहाँ पर केंद्रीय धातु, धातु परमाणु, ठीक है, केंद्रीय परमाणु है नहीं, और ये यहाँ पर क्या है दोनों ही लिगेंड, लिगेंड बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो दाता परमाणु। दाता परमाणु है लिगेंड है, तो ये आप समझ रहे हो कि दाता परमाणु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है, तो ये आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे और भी एग्जांपल हैं। ठीक है, चलो एक और लिख लेते हैं इसके अंदर, लिख देते हैं।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये केंद्रीय धातु हो गई और ये तीनों क्या हो गए, लिगेंड या दाता परमाणु बोल सकते हो, इसे जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गए, एक से अधिक हो गए ना, एक से अधिक दाता परमाणु से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एक से अधिक दाता परमाणु से। तो आपको क्या बताया मैंने, होमोलिप्टिक में क्या बताया मैंने, होमोलिप्टिक वे संकुल यौगिक होते हैं जो क्या जुड़े रहते हैं, केवल एक ही दाता परमाणु से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं एक ही प्रकार के दाता समूह से, एक ही प्रकार के दाता समूह से। ठीक है, एक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, होमोलिप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइनो जुड़ा हुआ है, अकेला ही है, और यहाँ पर एमीन जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है, अकेला ही है। दूसरे के अंदर देखो हेटेरोलेप्टिक संकुल। हेटेरोलेप्टिक संकुल में क्या बताया मैंने, एक से अधिक प्रकार के दाता समूह, एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनसे जुड़े रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर 2 दाता समूह है और इसके अंदर कितने हैं, 3 दाता समूह। ठीक है, यहां तक इसको नोट करो। अब देखो उसके आगे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है आपको। ऑक्सीकरण अंक उसका क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें कुछ 1-2 नियम है, वही ध्यान रखनी है। ये कभी भी इस प्रकार है, आपको पूछता है कि इस पूरे यौगिक की, या आप बोल सकते हो इसकी उप सहसंयोजक यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, या ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो आप क्या बताओगे, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है। देखो पूरे का तो क्या है यहाँ पर 0, क्योंकि आपको मैंने ये नहीं कहा कि केंद्रीय धातु की निकालो या लिगेंड निकालो या किसी और कंपाउंड की निकालो, मैंने ये नहीं बताया, किसी परमाणु की मैंने निकालने के लिए नहीं कहा आपको। तो पूरे की क्या होगी, 0 होगी। अगर इसके ऊपर कहीं पर चार्ज आ रहा है, यहाँ पर कोई आवेश आ रहा है, जैसे इस पर आवेश है, तो ये आवेश किस पे आ रहा है, इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, और वही क्या कहलाता है, इसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ठीक है, पहला नियम क्या बताया मैंने, कि कभी भी पूरे यौगिक की उप सहसंयोजक यौगिक की क्या होती है, ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 होते हैं, पूरा यौगिक का। दूसरा मैंने क्या बताया, लिगेंड और उस पर उप सहसंयोजक यौगिक पर आवेश हमेशा क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अंक केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है इसके अंदर, प्लेटिनम। तो सभी के अंदर आपको बताया लग गया, इसके अंदर Fe है, इसके अंदर प्लेटिनम हो गया, ये Fe हो गया, इसके अंदर भी Fe है, और इसके अंदर भी प्लेटिनम है, 2 प्लेटिनम है, और इसके अंदर निकल है। ठीक है, यो अब इनका आपका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालना आपको प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम का किस प्रकार निकालें, तो आपको मैंने लिगेंड की सारणी बताई थी पीछे, खूब सारी बताई थी लिगेंडों के प्रकार के अंदर, एक दंतु, द्विदंतु, इस प्रकार सारणी बनाई थी ना हमने। तो आप बताइए कि उसके ऊपर आवेश आ रहा था, तो वो क्या हो गया, उसकी ऑक्सीकरण अंक हो गया। तो आपको प्लेटिनम की निकालनी है, तो प्लेटिनम को क्या मान लो यहाँ पर, प्लेटिनम मान लिया आपने x, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अंक हो गया x, NH3 की निकालनी है आपको। तो NH3 का तो आपको बताइए कि सारणी में देखना पड़ेगा, तो आपको क्या दिखेगा वहां पर 0। एमीन का देखोगे तो वहां पर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। क्लोरीन है, हेलो बता रखा वहां पर, मैंने टेबल के अंदर आपको बताया था हेलो, तो वहां पर क्या बताया था मैंने, -1। ठीक है, अब देखो ये नियम होता है, इनको सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। देखो प्लेटिनम की जगह तो क्या लिख दो, x लिख दिया, प्लेटिनम क्या लिख दिया, x लिख दिया, प्लस एमीन 3 मोल है, तो एमीन बराबर क्या लिखना आपको 0। ठीक है, तो मैं कैसे कर लेता हूँ, 3 मोल है, 3 ये रहे, और ये 0 इसकी ऑक्सीकरण अंक होता है। ठीक है,
प्लस इसका आपको आगे बच गया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन कितने मोल है? 3 मोल है, ये रहे 3, क्लोरीन 3, -1 होती है क्लोरीन की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। ठीक है, बराबर में क्या है? 0। तो अब क्या हो गया यहाँ पर? x ये हो गया, देखो इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये इससे करोगे तो -3 हो जाएगा ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? प्लस का 3 हो गया। x बराबर क्या हो गया? प्लस का 3। तो यहाँ पर प्लेटिनम की क्या हो गई? +3 ऑक्सीकरण। तो आपको पूछता है कभी भी कि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो आप क्या बताओगे? +3 बताओ। ठीक है, ये से आपका निकालने का नियम होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालनी किसकी है? Fe निकालनी है। Fe को क्या मान लो? x। यहाँ पर दे रखा है पोटेशियम। पोटेशियम में क्या होती है? +1 होती है, और सारणी का फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी हमेशा क्या होती है? +1 ही होती है। फिर है Cn, साइनो। साइनो मैंने बताया आपको -1 होती है। ठीक है, जो आप टेबल में देखोगे वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। तो पोटेशियम कितने हैं? 4। जो पोटेशियम K4 लिख रखा मैंने, पोटेशियम कितने यहाँ पर? 4। और एक पोटेशियम कितनी होती है? +1, जो मैंने लिख रखी है। ठीक है, फिर किसका नंबर आएगा? आयरन। आयरन की मतलब Fe क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। फिर है Cn कितने हैं? 6। तो ये कितनी हो गई? 6। और Cn कितनी होती है? -1 बराबर 0। देखो ये 4 हो गया, ये x हो गया। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया। अब ये क्या हो गया? -6 हो गया। ठीक है, बराबर 0। तो ये उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो इसकी कितनी होगी? +2। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। आगे भी निकालते हैं। अब यहाँ पर निकालते हैं। तो आप बताइए, Fe की निकालनी है तो आपको x मान लेते हैं। NH3 की अभी बताइए आपको क्या होता है? 0। और क्लोरीन क्या होता है? हमेशा -1। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं इसको। ठीक है, यहां पर हो ये आयनिक मंडल, आपको बताइए ये बाहर वाला कोष्ठक के बाहर क्या होता है? इस कोष्ठक के बाहर, इस कोष्ठक के बाहर आयनिक मंडल होता है। ये भी आयनिक मंडल में आता है और ये भी आयनिक मंडल में आता है। ठीक है, ये भी जुड़ जाएंगे। तो Fe की x हो गई। फिर आगे दे रखा आपको एमीन। एमीन ने कितना है? मोल 2 है, और होती क्या है? 0। ठीक है, प्लस -1, क्योंकि क्लोरीन एक ही है तो -1 हो गया। तो x यहाँ पर क्या आ गया? ये क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया, और ये -1। ठीक है, x बराबर क्या हो गया? प्लस का 1। ठीक है, आगे इसकी निकालते हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये 2 यौगिक दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? परंतु ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, ये एक ही है। ये क्या है? एक ही है। तो प्लेटिनम आपके 2 हैं, तो बात एक ही है। तो प्लेटिनम की आपको निकालनी है। तो प्लेटिनम मान लिया बराबर x, py
फ्रीडीन, याद आया? फ्रीडीन क्या होती है? हमेशा शून्य। फिर है फ्रीडीन हो गया, प्लेटिनम हो गया, अब क्लोरीन। तो क्लोरीन की भी निकाली आपने, -1 होती है। ठीक है, अब देखो उसके आगे निकालते हैं, फॉर्मूले के अंदर लिख लेते हैं। हमारे पास में प्लेटिनम कितने हैं? 2 हैं, तो कितना हो गया? 2x हो गया, क्योंकि दोनों प्लेटिनम जुड़ेंगे। ठीक है, और फ्रीडीन कितने हैं हमारे पास में? 4 है, तो 4, और फ्रीडीन की होती कितनी है? 0। प्लेटिनम हो गया। फिर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन हमारे पास में कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4, और एक क्लोरीन होती है -1। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। तो 2x, और ये हो गया यहाँ पर 0, और ये हो गया -4। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पर? +2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? +2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी +2 रहेगी और इसकी भी +2, मतलब इन दोनों की +2 रहेगी। ठीक है, दोनों क्या रहेगी? +2। आगे है निकल, जिसकी निकालनी है आपको निकल x। साइनों का पता है आपको, कितनी होती है? -1। अब देखो कैसे आगे देखते हैं। तो आपको बताइए, निकल के निकालना है तो x, और कितने मोल दे रखे हैं साइनों के? 4 दे रखे, तो 4 हो गए, और CN का हो गया -1। अब देखो यहाँ पर क्या है? माइनस का आ रहा है, ये क्या आ रहा है यहाँ पर? -2। यहाँ पर अगर प्लस के होते या और किसी चार्ज के होते तो जैसे के जैसे लिख देते हैं। यहाँ पर अगर माइनस का है तो माइनस के हैं, अगर प्लस का होता तो प्लस का लिख लेते। ठीक है, देखो अब इसको सोल्व करके देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा? तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पर? +2, तो इसकी क्या आ गई? +2। तो आप इस प्रकार किसी भी यौगिक का, उपसहसंयोजक यौगिक का ऑक्सीकरण निकाल सकते हो। ये इस प्रकार है। ठीक है, नियम आपको किताब में देख लेने। वैसे मैंने बता दिया कि कभी भी इस प्रकार का यौगिक हो तो संपूर्ण यौगिक की क्या होती है? 0 होती है। जैसे निकाल के देख सकते हो आप, तो इसकी क्या होती है? +3 हो गया, और इसकी कितनी होती है? 0, इसी कितनी हो गई? -3, तो बराबर क्या हो गया? 0 नहीं हो गया क्या? तो ये क्या हो गया? 0 हो गया ना, तो ये क्या हो गई? 0 होती है। मतलब सभी यौगिक की क्या होती है? हमेशा 0 होती है। और दूसरा नियम बताया मैंने कि संकुल यौगिक के ऊपर आवेश, ओके, ये संकुल यौगिक के ऊपर आवेश और दूसरा लिगेंड के ऊपर, दोनों का योग केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, तो आप क्या है? ऑक्सीकरण की इस प्रकार निकाल सकते हो। नोट करो।